हाँ, सो हमने लास्ट में अनसर्टेनिटी वाला कंसेप्ट भी देखा, डायमेंशन एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके एरिथमेटिक कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, वो सब हमने देख लिया। अब आगे की थियरी है हमारी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब ये जो केमिकल हमारे एटॉम्स है, ओके, ये एक दूसरे के साथ डिफरेंट केमिकल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उसके लिए भी लॉज है। ओके, कई लॉज है और वो सारे लॉज फॉलो होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, सो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट्स एंड देयर फॉर्मेशन इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ। तो कंपाउंड तो बनेंगे और ये जो कंपाउंड बनेंगे वो ये 5 बेसिक लॉ फॉलो करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वर्डिंग को पकड़ो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जो मास है वो क्या हो रहा है? कंजर्व्ड हो रहा है। कंजर्व्ड हो रहा है मतलब चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि सपोज हम बोलते हैं ना कि से कंपाउंड ए, सब्सटेंस बी, वो दोनों इकट्ठा हुए और बन गया ए बी, ए प्लस बी, और बन गया क्या? ए बी। तो अगर ए का जो मास होगा, बी का जो मास होगा और वो लोग इकट्ठा हो गए, तो फाइनल जो ए बी का मास होगा ना, वो भी सेम ही होगा। वो कहना चाह रहे हैं। जैसे कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते थे, तो उसमें क्या था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही था। मतलब नई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, पुरानी जो एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगी, मतलब जो है वो तो कंजर्व तो रहेगी ही। ओके, तो वैसे ही है सेम कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब हम एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? मैटर। ओके, मैटर मतलब क्या? हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। क्या था मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। ओके, सो इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब मैटर को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। नो चेंज इन ऑब्जर्व्ड इन द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन केमिकल चेंज। मतलब अगर सब्सटेंस केमिकली चेंज होने जा रहे हैं, मतलब सब्सटेंस के अंदर केमिकली रिएक्शन होने जा रही है, फिर भी जो टोटल मास है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, उसमें कोई भी चेंज होगा नहीं। ओके, समझ में आ गया? टोटल मास, सिस्टम का जो टोटल मास है उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, सपोज मेरा ए है और मेरा बी है। ओके, सपोज ए प्लस बी, और फिर बना भी क्या? सपोज ए और बी ही बना, लेकिन वो चेंज हो गया है कुछ ना कुछ। ओके, तो मैं कहने का मीनिंग क्या है? जैसे कि हम कोई केमिकल रिएक्शंस लिखे, ओके, जैसे कि हम जो लिखते थे, कौन से लिखे? चलो, जिंक प्लस से क्या था? कानो कार मांगे अल्ट्राजेन फरारी। ओके, क्यू तो हाँ वो नीचे आएगा, यस तो नीचे ही हो सकता है। CuSO4, तो ये हमने रिएक्शन देखी थी 10th में। क्या? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें अगर हमने जिंक डाल दिया तो जिंक कर देगा कॉपर, जिंक सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ये एक टाइप था केमिकल रिएक्शन का, याद है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, ओके। तो कहने का मीनिंग क्या है? यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या समझा रहा है कि भाई जिंक का जो भी मास होगा, ये कॉपर का जो भी मास होगा, और ये जो सल्फेट आयन जो कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है उनका जो मास होगा, मतलब ये तीनों का जो मास होगा, ये पूरी सिस्टम का ले लो। ओके, पूरी सिस्टम का ले लो, तो ये जो पूरी सिस्टम है, जिंक प्लस CuSO4, ये पूरी सिस्टम है, ये पूरी सिस्टम का मास जो भी हो, सपोज आया 10 ग्राम, कितना आया? 10 ग्राम, तो सारी केमिकल रिएक्शन होगी और फिर ये सिस्टम जो बाद में केमिकल रिएक्शन के बाद है उसका मास भी कितना हो जाएगा? 10 ग्राम, सेम ही हो जाएगा। हाँ, अंदर वाला प्लस माइनस हो सकता है, मतलब ये सपोज जिंक यहाँ पर था से 0.1, तो यहाँ पर जिंक इसके साथ जुड़ा हुआ है, तब शायद 0.1 के रिस्पेक्ट में ना हो, 0.1
1.5 हो गया या कम हो गया, वॉट एवर, लेकिन टोटल जो है, टोटल वो जो 10 ग्राम था वो 10 ग्राम ही रहेगा, सिस्टम का टोटल मास। कहने का मीनिंग क्या है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि अभी ऐसा समझो कि टोटल मास रिमेन कंजर्व, मतलब क्या कि सपोज इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट नहीं बोलते हम, इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट, ओके, कि भाई जितना इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा, ओके, सिंपल है। या और एग्जांपल दूं, समझ में आ गया क्या, कि जो टोटल मास है वो कंजर्व्ड रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि नया मास, जैसे कि पहले मास था, ऐसा समझो हम खाना खा रहे हैं, ऐसा समझो, जैसे कि अभी मैंने अपना मास मेजर किया तो वो आ गया सपोज 70 kg, ओके, 70 kg मास आया, और अब मैंने कुछ खाना खाया, ये किया, वो किया, पानी पिया, बहुत कुछ, तो मास थोड़ा बढ़ गया, दिखाने लगा, बड़ा हुआ दिखाने लगा, जैसे 70 से हो गया 70.5 हो गया, 500 ग्राम जैसा बढ़ गया, ओके। तो कहने का, यहाँ कहने का मीनिंग क्या है कि कोई केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि भाई मेरा 70 है केमिकल रिएक्शन से पहले, तो बाद में भी क्या होगा 70 ही होगा, वो बढ़ेगा नहीं और कम भी नहीं होगा। अंडरस्टूड, समझ में आया, ओके, श्योर। अच्छा, ये था हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस, ओके। तो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन क्या बोल रहे, देखो अगेन वर्डिंग को समझो, डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया ना, सिंपल बोल रहा है, मैं ज्यादा एग्जांपल दे सकता हूं अगर तुम्हें समझ में ना आए तो, ये मास वाला एग्जांपल समझ में आए। और दो एग्जांपल, क्या कहना चाह रहा हूं कि सिस्टम में, जैसे कि मैंने वो जो तुम्हें बताया ना वही बेस्ट एग्जांपल, कि सिस्टम है मेरा कि भाई A प्लस B, और उसमें से वापस कुछ बन रहा है, AB बन रहा है, और कुछ ना कुछ बन गया, AB बन गया, और से वापस थोड़ा AB बाकी रह गया, ये कुछ ना कुछ, ये केमिकल रिएक्शन हो गई, ओके, ऐसा है हमारा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि सिस्टम का पहले जो मास होगा, सिस्टम का बाद में मास भी क्या होगा, सेम ही होगा, कंजर्व ही रहेगा, कुछ बढ़ेगा या कम नहीं होगा, सिंपल। तो वो था कंजर्वेशन ऑफ मास। अब दूसरा हमारा बोल रहे हैं लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। डिफाइनाइट मतलब फिक्स है, और क्या फिक्स है, प्रोपोर्शन फिक्स है। सिंपली ये क्या कहना चाह रहे हैं, पढ़ तो लेंगे हम, लेकिन समझ लो पहले। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस मतलब कि प्रोपोर्शन, कोई भी कंपाउंड ले लो तुम, उसका प्रोपोर्शन सेम होगा। प्रोपोर्शन सेम होगा मतलब क्या, कि जैसे मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, H2O, ओके, तो ये जो H2O ले लिया, तो देखो यहाँ पर H2O लिया है, उसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो मैं वर्ल्ड में कहीं पर से भी पानी लेके आऊं, वो पानी में हमेशा 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ नहीं ये नेशन के पानी में तो, या ये ओशन के पानी में से तो पर्टिकुलरली H2, उसका फॉर्मूला H2O नहीं है, उसका फॉर्मूला H2O3 है, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रोपोर्शन जो है सेम रहेगा। प्रोपोर्शन सेम रहेगा मतलब यहाँ अब देखो, प्रोपोर्शन सेम रहेगा, कौन सा प्रोपोर्शन, तो पर्टिकुलरली 2 ऐसे लॉ है हमारे। तो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में हम बात करते हैं मास प्रोपोर्शन की, कि मास प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा, मतलब मास का रेशियो सेम रहेगा। जैसे कि एटॉमिक मास की बात करें हम, एटॉमिक मास की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और वैसे 2 है तो कितना हो गया 2 is 2, और से मैं ऐसा लिखूं हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन, ओके। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे H2 था इसलिए 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया 1:8 आ गया, H2O वो क्या आ गया 1:8। तो वो हमेशा, ये क्या है मास है इसीलिए, तो ये हमेशा यही रेशियो में रहेगा। मतलब कि अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 5 एटॉम है हाइड्रोजन के और वो पानी बना रहा है, ओके, और मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास 5 एटॉम है हाइड्रोजन के और वो पानी बना रहा है, तो एक्चुअली मेरे पास कैसे क्रिएशन कैसे होगा, कितने एटॉम्स है 5 एटॉम्स है किसके, हाइड्रोजन के, और वो पानी बना रहा है। तो अगर 1 हाइड्रोजन हो तो कितने ऑक्सीजन चाहिए 8 बाई मास, 8 बाई मास। अगर 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन चाहिए बाई नंबर, बट बाई मास कितना चाहिए, 1 हाइड्रोजन
है, मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो तुम्हें कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। डन। ओके, तो वैसे ही अगर मेरे पास 5 हाइड्रोजन है, तो देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन हो तो उसके रिस्पेक्ट में कितना होगा? 1 ऑक्सीजन। नंबर की बात करें तो ये मैं नंबर बोल रहा हूं। सो 2 हाइड्रोजन हो तो कितना होगा? 1 ऑक्सीजन। तो फिर अगर 4 हाइड्रोजन हो तो कितना हो जाएगा? जैसे कि मैं ऐसा बोल दूं 2H2O, ये 1H2O था ना, तो मैं क्या बोल दिया? 2H2O। तो अभी हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। आगे 2 आ गया ना, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। अभी मैं बोल दूं कि 3H2, कितना? 3H2, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। 3 2 जा 6, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 3। समझ में आया? अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास तो 5 हाइड्रोजन वाला, तो मैं यहाँ 3H2O नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? 2.5H2O। तो अब देखो 2.5 इंटू 2, 5H आ गया, हाइड्रोजन 5 आ गया, ऑक्सीजन कितना है? 2.5। डन। तो मेरे पास अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास 5 हाइड्रोजन एटॉम है और वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहे हैं, तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि कितने ऑक्सीजन होंगे। ओके, तो अगर 5 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितने होंगे? 2.5। क्यों? क्योंकि उनका प्रोपोर्शन डिफाइनाइट है, कहीं पर भी चले जाओ तुम अर्थ पर, यही प्रोपोर्शन रहेगा, बाय नंबर ऑल्सो एंड बाय मास ऑल्सो। समझ में आ गया? पक्का? श्योर? ओके, सो 1:2 बाय मास उनका प्रोपोर्शन है। अच्छा चलो नेक्स्ट, हाँ तो पढ़ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ द masses of the elements in any compound is constant regardless of its source or its preparation। क्या बोल रहे हैं कि it states that the ratio of the masses of elements, वही किया ना हमने, masses of the elements, 2 एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हमने क्या किया? उनके masses का रेशियो लिया, हाइड्रोजन का 2 लिया, 1 होता है एटॉमिक मास, लेकिन दो एटॉम थे तो हमने 2 लिए और नीचे 8 लिया, सॉरी 16 लिया, तो 2/16 मतलब 1/8 हो गया। तो वही है, रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी कंपाउंड इज कांस्टेंट। कोई भी कंपाउंड ले लो, ये तो हमने एक कंपाउंड लिया H2O, तो कोई भी कंपाउंड का कांस्टेंट ही होता है। कांस्टेंट होता है मतलब हमेशा 1:8 नहीं होगा, सारे कंपाउंड का अलग अलग होगा, सब कंपाउंड का अलग अलग होगा। जैसे कि यहाँ पर है हमारा NaOH, सपोज ये कंपाउंड है NaOH। डन। तो NaOH का एटॉमिक मास निकाले, तो देखो Na का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो इनका रेशियो कैसे होगा? 23:16:1 ऐसे होगा। तो अगर मैंने सोडियम ले लिया है, सपोज मैं बोलूं कि मैंने सोडियम लिया है, कितना लिया है? 69 लिया है। कितना? 69 ग्राम, 69। तो फिर ये कितना होगा? देखो 69 मतलब क्या क्या है, मैंने 23 थ्रीजा किया है तो 69 आता है। तो फिर यहाँ पर भी थ्रीजा करना पड़ेगा तो 48, यहाँ पर भी थ्रीजा करना पड़ेगा तो 3। डन। और अगर नंबर में बोलूं तो नंबर में ये 3 गुना हो गया ना, तो एक्चुअली मैं ये क्या लिखा हूं? 3NaOH लिखा है। तो Na मतलब 23 इंटू 3 69, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 48, H 1 इंटू 3 3। डन। कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो मासिस का प्रोपोर्शन है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके। हाँ, रिगार्डलेस ऑफ इट सोर्स, मतलब तुम कहीं से भी लेके आओ, पानी कहीं से भी लेके आओ या कैसे भी तरीके, रिगार्डलेस ऑफ इट सोर्स एंड इट्स प्रिपरेशन। कई होगे जो तुम बनाओगे खुद, जैसे कि NaCl, तो हम बना नेचुरली भी मिलता है और हम बनाते भी हैं, दोनों सही है। ओके, तो कहीं कुछ भी करो, देखो ये एक्सपेरिमेंट किए थे, हाँ, उसके बेस पे बाद में लॉ आए हैं, ऐसा नहीं है कैसे ही बोल दिया है, ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। और हाँ, अगेन याद आ गया कि एक एक मार्क में तुम्हें ये साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, एक एक मार्क में। हाँ एक एक मार्क में, ऐसा नहीं है ये सिर्फ ये लॉ के लिए, सारे लॉ के लिए एटलीस्ट तुम्हें
नाम याद रखने हैं। ओके, वो मैं अभी एक टेक्स्ट बुक खोलूंगा तो मैं बता दूंगा कि तुम्हें क्या याद रखना है, पहले समझ लो ये। ओके, सो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस, गिवन कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। बाय वेट मतलब बाय मास। ओके, it is sometimes also referred to as the law of definite composition। तो law of definite proportion को law of definite composition भी बोलते हैं। डन। थर्ड लॉ, मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो देखो ये भी बहुत ही इजी लॉ है। देखो क्या बोल रहे हैं, इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब दो एलिमेंट इकट्ठा हो रहे हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। कितना? एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मासेस ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। क्या बोल रहे हैं कि सपोज हमारा ये एग्जांपल है क्या कि अगर दो एलिमेंट है, कौन कौन से? एक तो है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो एलिमेंट हो गए, दो एलिमेंट हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उन्होंने मिलकर एक कंपाउंड बना दिया। क्या? H2O, वाटर। उन्होंने एक दूसरा कंपाउंड भी बनाया, से H2O2, ये कंपाउंड बनाया। वही दो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे, यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। ये दूसरा कंपाउंड है, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो क्या बोल रहे हैं, यहां पर क्या रेशियो था? यहां पर रेशियो था, अगर देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि उनके जो मासेस है उनका रेशियो लेंगे तो स्मॉल होल नंबर्स में आएगा। स्मॉल होल नंबर्स में आएगा मतलब क्या? ये कितना था भाई? 2/16 दैट इज इक्वल्स टू 1/8 था, राइट। तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या आएगा? 2/16 2 जा 32, तो ये कितना आ गया? 1/16। मतलब ये जो रेशियो है वो स्मॉल होल नंबर्स देगा। स्मॉल होल नंबर्स देगा मतलब क्या कि अगर फिक्स्ड मासेस, देखो पूरा पढ़ो, टू एलिमेंट्स कंबाइन वन और मोर कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मासेस ऑफ द अदर एलिमेंट। मतलब एक मास, फिक्स मास, एक का क्या है? फिक्स्ड मास है। मतलब देखो हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास है कितना? 1। तो हाइड्रोजन का फिक्स मास है 1। ओके, देखो द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मासेस ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब ये वन एलिमेंट है जो हमारा हाइड्रोजन, वो दूसरा जो फिक्स्ड मास है अदर एलिमेंट के, कौन से? ऑक्सीजन के। एक में ऑक्सीजन का लिया है हमने 16 और दूसरे में लिया है 32। तो वो जो रेशियो होगा ना वो स्मॉल होल नंबर्स होगा। स्मॉल होल नंबर्स होगा मतलब क्या कि अगर तुम निकालोगे 32/16 तो कितना आएगा? यहाँ पे क्या है? सॉरी 32/16 निकाल रहा हूँ। यहाँ पे तुम क्या निकालोगे? 16/8, तो रेशियो क्या आएगा? 2। तो 2 क्या है? छोटा सा होल नंबर है, हमेशा ऐसा ही बनेगा, ऐसा बोल रहे हैं। समझ में आया कि यहाँ पर ये 1 तो कॉमन है, वो तो फिक्स ही है, इसका 1 है तब इसका 8 है, और जब वापस उसका 1 है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 16 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन। तो 1 तो फिक्स्ड है हाइड्रोजन का, पानी लो या हाइड्रोजन पेरोक्साइड लो, दोनों में हाइड्रोजन कितना है? से रेशियो अगर बात करें तो 1 ग्राम है दोनों में। ओके, लेकिन ऑक्सीजन का रेशियो अलग अलग है। डन। तो जो जिसका रेशियो अलग अलग है ना, उनके मासेस का रेशियो निकाले तो वो क्या निकलेगा? स्मॉल होल नंबर्स। रटना तो तुम बाद में रट लोगे, ओके, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है वो समझो। समझ में आ रहा है कि उनका रेशियो होगा 16/8। ये जो रेशियो लिया वो क्या होगा? स्मॉल होल नंबर्स। डन। तो 2 स्मॉल होल नंबर ही तो है। डन हिमांशु, अंडरस्टूड? सो अब पूरा फिर से पढ़ो। देखो, इट इज स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म वन और मोर कंपाउंड, मतलब कि दो एलिमेंट मिल रहे हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो द मासेस ऑफ द वन एलिमेंट, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसका फिक्स्ड मास होता है, मासेस ऑफ द वन एलिमेंट दैट इज कंबाइंड विद द फिक्स्ड मासेस ऑफ अदर एलिमेंट, ओके, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल। डन। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्या है? गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये एक्सपेरिमेंट गैल्यूसेक ने किया था, इसलिए उसका नाम दे दिया है गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब ये क्या बोल रहा है? देखो पढ़ोगे तो लगेगा कि ये तो थोड़ा सिमिलर टाइप है, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं।
इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब जब भी कंबाइन होंगे तब, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर तुमने दो गैस लिए हैं, दोनों गैस लिए हैं, हम यहाँ पे हम सिर्फ गैसेस की बात कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड नहीं आएंगे, तो दो गैस लिए हैं, वो गैसेस कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे कि उनका रेशियो स्मॉल होल नंबर दे, और से उनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, स्मॉल होल नंबर दे या ना दे, बट उनका रेशियो है क्या, वो फिक्स्ड रहेगा। तो देखो हमने यहाँ पर वही चीज बोली थी लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में, क्या कि उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब कि पानी कहीं से भी उठा के लेके आओ, उनका जो मासिस का रेशियो है, किसका, मासिस का रेशियो, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन। 1:8 में था H2O के लिए, तो जहां से भी पानी लेके आओ, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके लिए हमेशा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही चाहिए। कहीं पे तुम 9 ले लोगे तो पानी नहीं बनेगा, 7 ले लोगे तो भी पानी बनेगा नहीं, H2O नहीं बनेगा। 1 ग्राम के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही चाहिए, ये फिक्स्ड मास का था। तो ये भी वही चीज बोल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ वॉल्यूम में बोल रहे हैं, दैट इज दैट। ये भी सिर्फ वही, गैल्यूसेक भी वही बोल रहे हैं, लेकिन वो गैसेस के लिए बोल रहे हैं और ये वॉल्यूम के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि वॉल्यूम के लिए बोल रहे हैं मतलब क्या, कि कोई कंपाउंड बन गया जिसमें दोनों के दोनों क्या है, गैसियस फॉर्म में है। एक कंपाउंड है जिसमें दोनों क्या है, गैसियस फॉर्म में है, तो दोनों जो गैसियस फॉर्म में है वो जो रेशियो बनाएंगे, वो रेशियो किसका, रेशियो वॉल्यूम का। यहां पे हम कौन सा ले रहे थे, मास का। H2O में क्या लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो रेशियो हमने किसका लिया, मासेस का रेशियो लिया। यहां पर भी रेशियो लेना है, लेकिन किसका रेशियो लेंगे, वॉल्यूम का रेशियो लेंगे। वॉल्यूम, यहां पे ग्राम था तो यहां पे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब ले लो, या मिलीलीटर ले लो, लीटर ले लो, समझ में आया। तो वही है, इसीलिए यही लॉ को ऐसा भी बोलते हैं, गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस, ऐसे भी उसका दूसरा नाम है। क्यों, क्योंकि सेम जैसा ही है, लेकिन यहां पर मासेस की बात की गई थी और यहां पर किसकी बात की गई है, गैसेस की। कंडीशन क्या है कि गैसेस जो दोनों होंगे वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे होने चाहिए, दैट इज द कंडीशन। सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे होने चाहिए। फिर से पढ़ता हूं, इट स्टेट्स दैट व्हेन गैस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन में गैस बने या तो फिर वो लोग कंबाइन हो, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो, मतलब जो गैस कंबाइन होंगे वो कैसे बनेंगे, बाय अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, मतलब उनका वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हो। जैसे कोई भी गैसेस का और कोई भी कंपाउंड का तुम एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि दो एलिमेंट है और दोनों के दोनों क्या है, गैसेस है, और दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है, तो वो जो रेशियो बनेगा वो मतलब उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा मास का रेशियो था, H2O में मास का रेशियो था, तो ये था 2 और ये था 16, तो ये होता 1/8। वैसे ही यहाँ पर जो रेशियो रहेगा, लेकिन किसका, वॉल्यूम का। ये क्या था, ग्राम बाय ग्राम, मास था, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम होगा। सपोज तुमने ml/ml ले लिया, या तुमने सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, तो वो रेशियो जो भी आएगा वो, जैसे कि ये 1:8 हमेशा कांस्टेंट रहता है, कोई भी पानी लेके आओ, कहीं से भी पानी लेके आओ, वैसे ही ये जो रेशियो आएगा वो भी सेम ही रहेगा, तभी ये कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज ये कंपाउंड बनेगा नहीं। डन, समझ में आ गया। एंड लास्ट हमारा है एवोगैड्रोस लॉ। ओके, तो क्या बोल रहे हैं एवोगैड्रोस लॉ, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, क्या बोल रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ऐसा समझो कि एक डिब्बा लिया है मैंने, वो डिब्बे, वो कंटेनर के अंदर मैंने ऑक्सीजन फिल कर दिया है, ओके, एट टेम्परेचर से 30 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, और दूसरा कंटेनर लिया है उसके जितना ही साइज का, और उसके अंदर मैंने नाइट्रोजन फिल कर दिया है, और टेम्परेचर और प्रेशर वही है 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। तो यहां पर जो वॉल्यूम है मेरा, ओके, ऑक्सीजन का, और यहां पर जो वॉल्यूम है मेरा नाइट्रोजन का,
उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर उनका पहले से वॉल्यूम फिक्स्ड है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे तो है ही, और वॉल्यूम फिक्स है, तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम। अगर वॉल्यूम डिफरेंट है, किसी को तुमने छोटी बॉटल में फिल किया हुआ है और किसी को पूरे रूम में फिल किया हुआ है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग होंगे। लेकिन अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे। फिर से पढ़ता हूं, इट स्टेट्स दैट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, मतलब वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब उसमें इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको कैसे डिफाइन करें, जैसे कि मेरे पास है 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन है, क्या है, 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो 5 सेंटीमीटर क्यूब में मेरे पास जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर मैंने 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ से नाइट्रोजन लिया हुआ है N2, ओके, तो ये दोनों अगर वॉल्यूम सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है और दोनों का प्रेशर भी सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे ऑक्सीजन के उतने ही होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। सिंपल है क्या? अगर दोनों का वॉल्यूम सेम हो, दो गैसेस अलग अलग गैसेस लिए हैं, दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है, दोनों गैसेस का प्रेशर सेम है, दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, तो भाई इसमें भी 10 मॉलिक्यूल्स ही होंगे नाइट्रोजन के, अलग नहीं होंगे, अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब सेम है तो, अदरवाइज नहीं। डन। तो ये था हमारा एवोगैड्रोस का, मतलब क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। एक फिर से पूरा रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंसेप्ट याद रखो, रट तो लोगे तुम, पहले समझ लो कि क्या कहना चाह रहे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बोल रहे हैं कि भाई मास कांस्टेंट रहता है, वो बोल रहे हैं कि मास कंजर्व्ड रहता है, कि केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शंस के बाद में द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। डन। ये कौन बोल रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर दूसरा है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन मतलब क्या, कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है या कोई भी टाइप का कंपाउंड बन रहा है, ओके, केमिकल रिएक्शन में बन रहा है या नेचुरली भी बना हुआ कंपाउंड है, बना हुआ है या हम बना रहे हैं, उसमें बाय मास दोनों, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके जो कंपाउंड बना रहे, उसमें बाय मास उनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब वो फिक्स्ड डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, मतलब जो रेशियो है वो क्या रहेगा? हमेशा फिक्स्ड रहेगा। मतलब मैंने नर्मदा में से पानी निकाला और उसमें देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं, तो सपोज मैंने बोला कि यार यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ एक जुड़ा हुआ है, तो फिर मैं गंगा में गया और वहां से पानी निकाला तो वहां पर भी 2 हाइड्रोजन के साथ एक ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, 5 जुड़े हुए नहीं होंगे। लेकिन ये तो मैं नंबर बोल रहा हूं, लेकिन बाय मास क्या, कि अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होंगे। कहीं से भी तुम पानी उठा के ले आओ अर्थ पर से, लेकिन अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है उसके साथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही जुड़े हुए होंगे। ये है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। डन। फिर तीसरा बाद में ले, उसके जैसा ही याद रखना हो तो याद रख ले, दैट इज गैल्यूसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, मतलब सेम वॉल्यूम फॉर गैसेस, गैल्यूसिक लॉ फॉर गैसेस, गैल्यूसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ओके, वो क्या बोल रहा था गैल्यूसिक, कि सेम ही चीज बोल रहे थे, क्या, कि इफ 2 गैसेस आर प्रोड्यूस्ड और से नेचुरली दे आर इन कंपाउंड, ओके, मतलब कोई एक कंपाउंड है, कैसे कंपाउंड कैसे मिलेंगे, कैसे बनेंगे? 2 एलिमेंट इकट्ठा हो जाएंगे तो कंपाउंड बनेंगे। तो या तो बनाया हुआ है, प्रिपरेशन, या ऑलरेडी है, जो भी हो, लेकिन उनका जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वहां पे रेशियो ऑफ क्या था? मासेस, मासेस का जो रेशियो था वो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन था, मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन था, मतलब फिक्स्ड रेशियो था। वैसे ही यहां पर भी फिक्स्ड रेशियो है, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन है, लेकिन किसका? वॉल्यूम का। तो सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर क्यूब, ml बाय ml वो सेम रहेगा। तो ये था गैल्यूसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। 3 हुए।
चौथा हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। उसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, दो एलिमेंट मिले और एक कंपाउंड बनाया, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि दो एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो फिक्स्ड मास है, फिक्स्ड मास जिसका दो एलिमेंट में, दोनों कंपाउंड में एलिमेंट तो कॉमन ही है, जैसे कि हमने H2O का एग्जांपल लिया था, तो H2O है, दो एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो दोनों मिलके क्या बन गया H2। फिर वापस दो एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बन गया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बेसिकली एलिमेंट्स तो दो ही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एक जो होता है उसका फिक्स्ड मास होता है, एक एलिमेंट का, उसमें एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास होता है। जैसे यहाँ इस केस में किसका है, हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया तो वाटर में तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया तो वो वाटर नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो दूसरा मास है, मतलब 8 ग्राम और 16 ग्राम जो लिया, उसका अगर हम रेशियो लेंगे तो दैट विल गिव यू अ स्मॉल होल नंबर। ऑब्वियसली 16/8 करोगे तो आ गए ना 2, स्मॉल होल नंबर देगा। डन, सिंपल है, ओके। एंड लास्टली एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ तो अभी लास्ट में पढ़ा हमने, सिंपल है क्या, अगर दो गैसेस है, वो सेम टेम्परेचर पे है, सेम प्रेशर पे है और वो दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सेम होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस 1 एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस 2 आर इक्वल और सेम। कब, जब वो लोग सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम भी सेम होगा तब। याद रह गया, 3 मार्क 4 मार्क में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 5 मार्क में भी पूछ सकते हैं, सबका एक मार्क्स। अंडरस्टूड, पक्का, ओके। सो ये था हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ओके। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हमने पढ़ा, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं तो बुक, अरे यार बुक कहाँ है, बुक डाउनलोड नहीं की, नहीं हमने ऐसे ही लिया है ना, तो इसमें बुक डाउनलोड नहीं की, प्रॉपर्टीज नहीं, बुक तो डाउनलोड नहीं की। बट कहने का मीनिंग क्या है, मैंने सिर्फ बुक में से मुझे तुम्हें वही एक ही चीज बतानी है, क्या कि जो साइंटिस्ट के नाम है वो याद रखना, ओके। लाओ मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, तो एटलीस्ट यू कैन रीड लाइक। हाँ, सो हम स्टार्ट किए थे यहाँ से, लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। हाँ, सो दिस लॉ, सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस लॉ वाज पुट फोर्थ बाय एंटोनी लेवोइजर इन 1789। ये याद रखना है कि किसने आगे दिया था ये लॉ। तो क्या है, एंटोनी लेवोइजर, नाम याद रखना है। एक्चुअली ये नाम 10th में भी आता था 5th चैप्टर में, लेकिन तुम्हारा 5th चैप्टर निकल गया था, इसलिए नहीं तुम पढ़े। तो ये नाम याद रखना है, लेवोइजर याद रखोगे तो भी चलेगा और पूरा नाम याद रखोगे तो भी चलेगा, एंटोनी लेवोइजर। प्रोनाउंसिएशन तो इजीली कर दिया, स्पेलिंग याद रखना। ओके, एंटोनी लेवोइजर। देन लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस, दैट इज फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट, ओके। तो फ्रेंच केमिस्ट है जोसेफ प्रोस्ट, उन्होंने दिया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस डाल्टन ने दिया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। देन गैल्यूसेक लॉ, तो भाई ऑब्वियसली गैल्यूसेक नहीं दिया था, और एवोगैड्रोस लॉ एवोगैड्रो ने दिया था। यहाँ पर दो तो हो ही गए, एवोगैड्रो ने दिया था, गैल्यूसेक ने दिया था, और मल्टीपल प्रोपोर्शंस किसने दिया था, डाल्टन ने। किसने दिया था, डाल्टन ने। और डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस किसने दिया था, जोसेफ ने, ओके। तो लेवोइजर, जोसेफ, डाल्टन। लेवोइजर किसके लिए, मास के लिए, मास वाला, ओके, कांस्टेंट मास, कंजर्वेशन ऑफ मास वाला। लेवोइजर मास। देन जोसेफ प्रोस्ट किसके लिए, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन के लिए। मल्टीपल प्रोपोर्शंस के लिए डाल्टन, और फिर तो एवोगैड्रो है और गैल्यूसेक है, उस तो लॉ के नाम नहीं, बस वो सिर्फ याद रखना है। बाकी तो जो होगा वो मैं तुम्हें
बता ही दूंगा कि ये एक एक मार्क में तुम्हें याद रखना है एज अ डायरेक्टली क्या बोलते हैं MCQ ही मैं तुम्हें दे दूंगा। अंडरस्टूड? तो ये नाम याद रखना। तो ये थे हमारे सारे, ये थियरी निकल गई है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। हाँ इसमें तो है, इसमें है क्या, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, मल्टीपल एवोगैड्रोस और एटॉमिक थियरी है। यस है। ओके लेकिन यहाँ तक का समझ में आ गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस अच्छे से समझ में आ गया। समझना ही इंपॉर्टेंट है, फिर वो तो तुम याद रख लोगे कि इट स्टेट्स दैट, ये वो, कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर, ये वो। डन? समझ गए पक्का? कोई डाउट नहीं?